हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में जो चैप्टर यहाँ शुरू हुआ है फंक्शन, उसी फंक्शन चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, उसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था। उसी सीरीज में आज फंक्शन का जो है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आइए देखते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसी को हमें पढ़ना है आज। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, तो जैसा कि फंक्शन फंक्शन हमने फंक्शन के पहले वीडियो में जब फंक्शन आपको बताया था तभी बताया था कि फंक्शन कोई एक प्रकार की डिवाइस या मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और जिस इनपुट को हम भेजते हैं वो इनपुट क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है डोमेन और आउटपुट कहलाता है रेंज। ठीक है, फंक्शन कोई एक प्रकार की डिवाइस या मशीन है जो फंक्शन के हर वीडियो में आपको पहले इसको बताते हैं। फंक्शन एक प्रकार की कोई डिवाइस या मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं और तब हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और इनपुट जो हम भेजते हैं उसमें इनपुट को कहा जाता है डोमेन और आउटपुट जो हमको मिलता है उसको कहा जाता है रेंज। तो ये तो हम फंक्शन की हर वीडियो में आपको बताते हैं। इतनी बात पहले आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, उसके बाद कोई भी फंक्शन आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने दिमाग में बैठा लीजिए, तब शुरू करते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसा कि कोई भी फंक्शन हम वहां पर लेते हैं तो y के बराबर लिखते हैं कोई भी फंक्शन को। y बराबर f ऑफ x, यानी कि फंक्शन ऑफ x का कोई फंक्शन है, और वो किसके बराबर है, वो है इन करली ब्रैकेट में x। ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये किसके इक्वल टू है, x इन करली ब्रैकेट। ये जो करली ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये साइन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। जैसे हमने आपको पहले पढ़ाया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका जो है नोटेशन ये होता था, जो है स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा जाता था, तो हम समझते थे कि ये वो क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता था तो ये लिस्ट इंटीजर का नोटेशन था। इसको हम समझ जाते थे कि हाँ ये लिस्ट इंटीजर है। और इसी प्रकार से कोई ये जो है करली ब्रैकेट में लिखा हो कोई अंक इस तरह से, तो इसको हम समझ जाते हैं कि ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है एक तरह से। अब ये जो है करली ब्रैकेट, अगर हम इसको कक्षा 6-7 वाला देखें तो कक्षा 6-7 में इसको हम कहते थे मझला ब्रैकेट या मझला कोष्ठक, हम कहते थे इसको मझला कोष्ठक। लेकिन यहाँ पर ना हमको यहाँ पर इसको पढ़ना है करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो था तीनों फंक्शन का नोटेशन, और ये तीनों फंक्शन आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कह सकते हैं ये सगे, तीनों आपस में सगे भाई हैं तीनों फंक्शन, और जिसमें से दो फंक्शन को तो हमने आपको पढ़ा दिया है, और एक तीसरा जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसी को आपको पढ़ना है। तो ठीक है, पहले बताते हैं फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या होता है, तब बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ये स्मॉल यानी कि एक करली ब्रैकेट में x लिखा है, ये करली ब्रैकेट में x का मतलब क्या होता है ये पहले देखें हम। इसका मतलब होता है इस तरह से, अगर करली ब्रैकेट में कोई स्मॉल x इस तरह से कुछ लिखा है तो ये होता क्या है, इसका मान हमको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये जो x है बीच में, x को हम केवल विदाउट कोई बिना किसी साइन के हम डायरेक्ट पहले बाहर निकालते हैं, और इसमें से इसका जो है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमने पढ़ाया है, इसमें से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा देते हैं तो यही वैल्यू हो जाती है। ये जो है मतलब कर्ली ब्रैकेट में x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है। इसको जो है आप चाहे तो इस तरह से आयत में घेर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये पूरे फंक्शन का हीरो कह देते यही है। यही इसी से हमको जो है फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ सब पढ़ना है। तो ठीक है, जैसे अब हम इसका कुछ एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए हम ले लिए इसमें कर्ली ब्रैकेट में जो है 4.6, तो 4.6 की वैल्यू क्या होगी? 4.6 जैसे देखिए यहाँ पर x है तो x एक बार केवल x बाहर आया है, इसी प्रकार यहाँ भी केवल x यहाँ पर एक बार बाहर आएगा। फिर इसमें से घटेगा क्या? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.6। तो जो है 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हमने आपको बताया था, लेकिन आइए यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पर यहाँ हम मान लेते हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये नंबर लाइन हमने ले ली है। अब 4.6 जो है यहाँ 4 और 5 के बीच में होगा, ये तो आपको क्लियर ही है। तो 4.6 हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 4.6 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो इंटीजर हमको मिलता था उसके लेफ्ट साइड में, उसी को हम कहते थे इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके जो है लेफ्ट साइड में पहला इंटीजर क्या दिख रहा है हमको? 4 दिख रहा है। तो अतः इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 4। तो यानी कि 4.6 माइनस इसकी वैल्यू हमने आपको सिद्ध करके दिखाया 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.6। ठीक है, ये तो पॉजिटिव में हम देख लिए, पॉजिटिव में इसकी वैल्यू हम निकाल ली। अब एक निगेटिव का एग्जांपल हम देते हैं। एक निगेटिव एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हमको मिला है -3.9, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार से इसको भी -3.9 एक बार डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, फिर इसमें से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है घटेगा -3.9 का। तो अब -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते हैं, तो इसके लिए फिर से चलते हैं हम नंबर लाइन पर। अब हमको निगेटिव के साइड वाली नंबर लाइन लेनी पड़ेगी। तो जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए कहीं -1 है, यहाँ कहीं -2 है, यहाँ कहीं -3 और ये मान लीजिए -4 है नंबर लाइन पर। तो -3.9 यहाँ पर कहीं होगा, 4 के बिल्कुल करीब होगा और -3 से दूर, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्या बताया था? जो है इसके जो है बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर पड़ेगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर इसका क्या पड़ रहा है? -4। तो ठीक है, देखते हैं -3.9 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर क्या मिला है हमको? -4। तो अब हम देखते हैं ये क्या हो गया, -3.9 माइनस माइनस +4 और इसका वैल्यू कितना हो गई? 0.1 पॉजिटिव आ गई। यानी कि हम देख रहे हैं इसी प्रकार से अगर इसके एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है 4 पॉजिटिव अगर संख्या रहेगी तब भी उसका जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट उसका पॉजिटिव ही आएगा, अगर निगेटिव रहेगी तब भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट निकाला कैसे जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का ये हो गया फार्मूला, इसी से आप निकाल सकते हैं। और इसके ये 2 एग्जांपल हमने आपको दिया। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप अब ये चाहे तो इतना कॉपी कर सकते हैं। ये जो है फंक्शन से पहले इतना जो है फ्रैक्शनल पार्ट की बेसिक जानकारी आप समझ सकते हैं इसको। अब इसके बाद आता है नंबर इसका डोमेन रेंज और ग्राफ का। ठीक है, तो इसको आप चाहे कॉपी कर लें और हम जो है इसके
फंक्शन की अब बात करते हैं। ओह ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अब सबसे पहले ग्राफ इसका बनाते समय सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले हम इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, अगर इसका डोमेन देखें तो डोमेन क्या हो सकता है इसका, जैसे ये करली ब्रैकेट के अंदर जो x है, इस x की वैल्यू तो हम कुछ भी देख रहे थे, हम वहां पर आपको -2.3 भी दिए थे और -2.3 भी लिख कर दिए थे। अब इसी प्रकार से माइनस अगर हम चाहें तो 999.3 भी हो सकता है, और पॉजिटिव में अगर चले तो पॉजिटिव में भी जो है 4.3 भी लिए थे, और इसका जो है हम 10,000 भी ले सकते हैं, यानी कि हम उसका कुछ भी ले सकते हैं। हाँ ये तो था, हम एक एग्जांपल और आपको हमें देना चाहिए था, एक एग्जांपल देना हम भूल गए। ठीक है, मान लीजिए ये करली ब्रैकेट के अंदर अभी हम दशमलव वाली संख्याएं 2.3 2.9 इस तरह से रख सकते थे। अगर हम इसमें इंटीजर ही रख दें, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर हम रख दिए जो है 8, तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कुछ होगा, कुछ न कुछ, नहीं कुछ होगा, 0 होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा जरूर। तो इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो फार्मूला क्या था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो 8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8, तो ठीक है हो गया 8 माइनस 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक स्वयं में एक इंटीजर है, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बताया था जो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्वयं हो जाता है, तो इसका ये भी स्वयं हो जाएगा, ये हो गया 0। अगर इसका मतलब अगर किसी जो है इंटीजर का हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हम बिना लगाए इसको जो है लिख सकते हैं 0। ठीक है, हाँ एक बात वहां पर हम भूल गए थे, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। तो ठीक है, तो इससे जो है 3 एग्जाम्पल से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, यानी कि हम इसका जो है इंटीजर मतलब डोमेन कुछ भी, ऑल रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम कहें तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, ये पूरा हम ले सकते हैं। ये इंटरवल यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बात इंटरवल में भी समझनी पड़ेगी। इंटरवल का भी हमने कोई वीडियो कहीं पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में हम आपको जानकारी बता देंगे। फिर जो है आगे हम इसके इंटरवल के बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में ये -a कामा b लिख दिया गया है, तो इसका मतलब a और b तो उस इंटरवल में स्वयं शामिल होगा ही, और इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब शामिल होंगी। और जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल और दे दें इसका 4.9, तो इसका मतलब ये हुआ 4 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसी का मतलब यहाँ पर हो गया इसके डोमेन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। चली गई, हाँ तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ये जो है इस ब्रैकेट में जो लिखा गया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यानी कि इसके डोमेन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं शामिल हैं। अब बारी आती है इसकी रेंज की, तो रेंज की बात करें
तो रेंज इसका क्या होगा, तो जैसा कि रेंज में हमने देखा कि आपको जो है एग्जाम्पल, जो 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको, वहां पर जो जगह जीरो आया था, जब वो हम किसी इंटीजर का जो है फ्रैक्शनल पार्ट निकालते थे तो जीरो आता था। और मतलब दो, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, दो एग्जाम्पल और हमने आपको बताया। मतलब वहां पर जो भी संख्याएं आई थी एक से कम ही आती थी। इसका मतलब इसका जो है रेंज जो हो जाएगा वो 0,1, लेकिन 1 पर इसको आप ये इंटरवल ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे, या फिर इस तरह से न लगाकर आप चाहे तो इस तरह से इस जो है स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। एक तरफ जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि जीरो तो शामिल है लेकिन एक इसमें शामिल नहीं है, और एक से पहले की सभी संख्याएं शामिल हैं। जीरो और एक के बीच का सभी पॉइंट इसमें शामिल है, जीरो भी शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। यानी कि या तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से कैसे कि 0 यानी 0 से 2, मतलब क्या लिख सकते हैं 0 to 0.999, यानी कि ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम मान लीजिए नंबर लाइन बनाए हैं, ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें जो है 0 भी शामिल है और 0 के बीच के सभी पॉइंट शामिल हैं, लेकिन ये जो 1 दिख रहा है ये पॉइंट जो है इसमें, ये जो 1 दिख रहा है ये पॉइंट शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच के सभी पॉइंट जो है शामिल है इसमें। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर ये जो है इसको जो हम लिखे हैं इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 0 to 0.999, यानी कि जितने भी 9 हम लगा सके। इसका मतलब एक से छोटा ही इसकी वैल्यू होगी, मतलब 1 नहीं शामिल है, बाकी उसके बीच छोटे सभी पॉइंट शामिल हैं। अब बारी आती है इसके ग्राफ की। ग्राफ, तो ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ के लिए पहले हम टेबल बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर टेबल की तो जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे में, लेकिन हम टेबल बना लेते हैं। टेबल, ये हुआ x, ये नीचे y, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x, या फिर इसी के बराबर हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है हम 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। आपको दिख रहा है ये 0 माइनस इसके ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम 0.1 अगर रखें, 0.1 अगर हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो हो जाएगा ये y इक्वल टू जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो है 0.1, और इसी के बराबर क्या होगा 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, तो ये हो गया 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप हम यहाँ पर नंबर लाइन जरूरी नहीं है, हर जगह नंबर लाइन ही बनाना, आप वैसे भी समझ सकते हैं 0.1 यहीं पर कहीं होगा। इसके बाएं तरफ जो है इंटीजर 0 है, तो 0 इसकी वैल्यू हो गई 0.1, अर्थात 0.1 रखे हैं तभी इसकी वैल्यू 0.1 ही आई है। अब जो है 0.9 हम x की वैल्यू 0.9 पुट करके रखते हैं, देखते हैं 0.9 जब यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 0.9 पुट कर रहे हैं, तो तब क्या होगा
तो ये क्या हो जाएगा 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9, ये भी हो जाएगा 0.9 और माइनस 0.9 यहाँ पर कहीं है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा, तो अतः इसकी वैल्यू आ गई 0.9, नहीं सॉरी 0.9 और माइनस 0, हाँ 0.9 ही आएगा। अब हम 1 अगर 1 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1, अब यहाँ पर भी हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 माइनस ये 1 स्वयं में इंटीजर है, इसका मतलब इसकी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये स्वयं हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इसी 1 से जो है, अब हम 0 से 1 तक देख लिए, अब हम जो है निगेटिव के तरफ चलते हैं। 0.1 हम निगेटिव रखते हैं, माइनस 0.1 इसकी वैल्यू रखते हैं, माइनस 0.1। जब माइनस 0.1 रखेंगे तो माइनस 0.1, यहाँ पर भी माइनस 0.1 और यहाँ भी माइनस 0.1। तब अब नंबर लाइन पर चलेंगे तो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ कहीं -1 होगा, तो माइनस 0.1 कहीं यहाँ पर भी होगा, तो इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, तो 1 माइनस ये -1 है, तो ये क्या हो गया, ये नहीं तो -1 हम क्या पुट किए हैं जो है -0.1। ठीक है, हाँ तो -0.1 और -0.1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई इसकी -1, तो ये क्या हो गया, ये जो है -0.1 ये +1 हो गया, अब +1 में से माइनस इसका वैल्यू आ गई 0.9 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.9। अब हम 0.9 ही पुट करके देखते हैं। 0.9 जब पुट करेंगे तो ये 0.9, ये भी 0.9 और यहाँ भी हमको 9 पुट कर देना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब -0.9 जो है नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ कहीं पर होगा, इसकी भी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू जो है -1 आ रही है, तो ठीक है इसकी भी -1 आएगी। अब ये प्लस, अब ये क्या हो जाएगा -0.9 और +1, इसकी वैल्यू हो गई 0.1। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं, -1 पर देख लेते हैं, तब फिर ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब -1 अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो -1, ये भी -1, ये माइनस, ये भी -1, तो ठीक है -1 माइनस ये -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू स्वयं -1 ही हो जाएगा, तो -1 माइनस +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 0। हमने बताया भी है ग्रेटेस्ट का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। ठीक है, इसी आधार पर हम जो है ये ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो जब हम जैसे देखिए, जब हम x की ये y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई इंटीजर पुट करते हैं, अगर हम मान लीजिए 1 पुट किए हैं अगर, तो मतलब अगर इसकी जो है y इज इक्वल टू ये हमने बताया है। ठीक है, इसे रहने देते हैं, वैसे ही देखकर वैल्यू ही देखकर ग्राफ बनाते हैं।
वैल्यू देखकर जब x की वैल्यू 0 थी तो y की भी वैल्यू 0 थी। ठीक है, जब x की वैल्यू 0.1 थी यानी कि यहाँ पर थी तो y की भी वैल्यू 0.1 थी। और जब हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0.9 है तब y की भी वैल्यू यानी कि x में 0.1 यहाँ पर कहीं होगा, ये 0.2 है, ये 0.1, 0.2, 0.3 और इधर देख रहे हैं तो -1, -2, ये -3 और यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, नीचे जाएगा नहीं ये ग्राफ। तो जब जैसे x की वैल्यू 0.1 थी तो y की भी वैल्यू 0.1 थी यानी कि यहाँ पर कहीं जब x की वैल्यू 0.9 हुई यहाँ पर तो y की भी वैल्यू 0.9 हो गई यानी कि यहाँ कहीं पर। ठीक हो, तो हम देख रहे हैं ये जैसे y इक्वल टू वो जो हम बना रहे थे यही आपको समझाना चाहते थे, y इक्वल टू x, ये जो y इक्वल टू x यानी कि y इक्वल टू x का जो हम ग्राफ पढ़ते हैं ये 0.9 तक जो है इसी प्रकार से ये ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू y हो गई है तो y की वैल्यू 0 हो गई है यानी कि x की वैल्यू 1 है जब तब y की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए ये y इक्वल टू 1 पर ये ग्राफ जो है ये सही नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सर्किल हम बना देते हैं, इसका मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ये y एक्सिस पर ये निगेटिव x पर जब x की वैल्यू -0.1 यहाँ पर हम पुट किए हैं तब y की वैल्यू जो है तब y की वैल्यू 0.9 हो गई है, तब यानी कि y की वैल्यू तब यहाँ पर है जब 0.9 पुट किए हैं यानी कि यहाँ पर हम आए हैं तब y की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, जब -1 पुट किए हैं तब y की वैल्यू 0 हो गई है यानी कि जब यहाँ पर -1 थे तो y की वैल्यू 0 यानी कि यहीं से शुरू हुआ है। तो ये भी ग्राफ इसी तरह से उठता हुआ चला जाएगा, लेकिन हाँ x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है यानी कि यहाँ पर भी ये ग्राफ ये भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। सेम इसी प्रकार से यही रिपीट होता जाएगा हर जगह। इस प्रकार से थोड़ा ये तिरछा उर्छा बना है। ठीक है, अब हम तो समझ चुके कैसे बनता है, अब हम इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही से बनाते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यानी कि इस तरह से। यहाँ पर एक पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा इसलिए यहाँ पर सर्किल बना देंगे। ठीक है भाई, हम कोई पटरी प्रकार यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए लाइन तिरछी या सोजी टेढ़ी हो सकती है, इसलिए आप समझ लें। इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये ग्राफ। आप ये देख रहे हैं जो हम लोग यूज करते हैं लकड़ी उकड़ी काटने के लिए, जो आरी यूज हम करते हैं वो उसी आरी का जो दांत होता है उसी प्रकार से एक ग्राफ बनता है। तो यही चीज आपको बैठाना है दिमाग में कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो आरी के दांत की तरह होता है, जो आरी से हम लकड़ी काटते हैं। तो इतना आप दिमाग में बैठाएंगे, वैसे ये जब ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जब ग्राफ आ जाएगा तब ग्राफ जब दिमाग में बैठ जाएगा तो डोमेन और रेंज आप वैसे ही समझ जाएंगे। तो यही यहाँ पर जो है ये निगेटिव x एक्सिस था, ये निगेटिव y एक्सिस, यही बात आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक इसी प्रकार जब आप इसका एक जो है उपयोग होता है एक जगह फिजिक्स आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में एक ब्रांच होती है वेव की। जब वेव में एक होती है क्या, एक होती है सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव, ये सॉटूथ वेव होती है, उसका जो है वो इसी फॉर्म में चलती है। वैसे तो वेव आपको जो है फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जानते होंगे कि इस प्रकार से वेव चलती है साइन या कास के ग्राफ की तरह, लेकिन एक स्पेशल वेव होती है वो
जो है सातुत वेव तो इस फॉर्म में चलती है, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। इसलिए फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे भी, और यहाँ पर मैथ में आप जो है इसको फ्रैक्शनल पार्ट समझते हैं। तो ठीक है, आज कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए भाई। अगर कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक कहीं नहीं समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।